दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता क्लासेस में। और आज आपकी जो क्लास है वो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। केमिस्ट्री का आपका ये लेक्चर 6 होगा, क्योंकि 5 लेक्चर आपकी करा चुके हैं। और आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको जो कराया जाएगा वो होगा आपका गैसीय नियम। तो गैस के जो नियम होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो गैसीय नियम है उसको पूरे एक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, तरीके से समझना है, क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स के बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा इन गैसीय नियम को पूरे तरीके से समझना है कि क्या ये गैसीय नियम होते हैं, हम इनको कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं, कैसे इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे उनको पूरी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको समझना है ध्यान से। तो देखते हैं गैसीय नियम होते क्या है आपका, ये समझते हैं। देखिए गैसीय नियम के बारे में आप समझेंगे। गैसीय नियम क्या होते हैं, गैसियस लॉ कहा जाता है इनको। तो गैसियस लॉ या गैसीय नियम होते क्या है, बस इसके बारे में थोड़ा सा समझना है कि ये होगा क्या आपका। बस ये है कि गैसों के व्यवहार को निर्धारित करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं उन्हें गैसीय नियम कहा जाता है। यानी कि आपके अगर हमें गैसों का जो भी व्यवहार है, गैसों के बारे में जानना है, इसके व्यवहार के बारे में कुछ निर्धारण करना है, तो इसके लिए मुख्यतः हमें 4 गुणों को देखना पड़ता है। इनके 4 गुणों का अध्ययन करना पड़ता है। और इनके जो 4 गुण हैं तो उसके लिए आप देखते हैं कि आपके कौन कौन से वो 4 गुण हैं जो गैसीय जो व्यवहार है उसको निर्धारित करने में सहायक होते हैं, या उनको पूरी तरीके से हमें स्टडी करना होता है, उसको अध्ययन करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से, एक तो होता है गैस का तापमान, दूसरा है गैस की मात्रा कि गैस की जो मात्रा है वो कितनी है। थर्ड देखते हैं हम गैस का आयतन, तो गैस का आयतन हुआ। चौथा हुआ गैस का दाब। तो ये 4 आपके गुण होते हैं। इन 4 गुणों के आधार पर ही इनका अध्ययन किया जाता है और इसी के आधार पर हम पूरे तरीके से बता सकते हैं कि ये गैस किस प्रकार से बिहेव करती है, कैसे रिएक्ट करेगी, किस प्रकार से इसके जो भी इसके गुणधर्म है वो कैसे निर्धारित किए जाएंगे। तो वो सारे इन 4 गुणों पर आधारित है। अब इन 4 गुणों के लिए ही हम क्या करते हैं, इनमें से अब सीधी सी बात है कि जो ये 4 गुण हैं, इन 4 गुणों में से हम 2 गुणों को तो स्थिर रख करके देखते हैं। जो 2 इनके पैरामीटर्स हैं, अगर हम 2 गुणों को स्थिर रखते हैं, 2 गुणों को स्थिर रखकर शेष 2 गुणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इसमें से होता क्या है कि आपका जब ये आपको 2 इनके बीच में संबंध स्थापित किए जाएंगे तो इसी को ही हम इसके गैसीय नियम के रूप में इस निर्धारित कर देंगे। गैसीय नियम के बारे में निर्धारित किया जाता है। तो ये होगा क्या कि इसको कैसे हम इस गैसीय नियम किसे कह देंगे, किस प्रकार से इसको निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूरे तरीके से इसको निर्धारित करेंगे। तो ये आप बता सकते हैं इसको पूरे डिटेल में। तो ये हुए आपके गैसीय नियम। अब क्या होते हैं कि जो गैसीय नियम है ये होते कौन कौन से, अब इनके बारे में समझेंगे आप। तो गैसीय नियम कौन कौन से गैसीय नियम होंगे आपके, तो इनको लिखते हैं आप। इनके कैसे आप लिखोगे, देखिए अब गैसीय नियम के बारे में देखते हैं कि गैसीय नियम कौन कौन से होते हैं आपके। तो एक आपका होता है बॉयल का नियम, जिसे कहते हैं बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता है, इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, बॉयल्स लॉ भी कहा जाता है। दूसरा होता है इसमें चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, इसको चार्ल्स लॉ भी कहा जाता है, चार्ल्स लॉ भी कहा जाएगा। तीसरा होता है आपका गेलुसाक का नियम, गेलुसाक का नियम या ताप व दाब का नियम भी कहते हैं, ताप दाब।
का नियम, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। गैलुस-शाक का नियम या ताप व दाब का नियम, तो इसे गैलुस-शाक कह सकते हैं, गैलुस-शाक लॉ, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। एक फोर्थ आपका होता है इसमें एवोगैड्रो, जिसे कहते हैं अवोगैड्रो, अवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो का नियम भी इसको कहा जाता है, तो एवोगैड्रो नियम कह सकते हैं इसको, एवोगैड्रो लॉ कह सकते हैं, ये हुआ। इसके बाद आपका जो बनता है जो फिफ्थ आएगा, आदर्श गैस समीकरण के नाम से आता है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण से बनती है आपकी इनर्ट गैस इक्वेशन कह सकते हैं इसको, इनर्ट गैस इक्वेशन। इनर्ट गैस इक्वेशन होगी और इसके बाद बनता है आपका एक डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम। और एक इसमें लास्ट बनता है आपका एक ग्राहम का विसरण, ग्राहम का विसरण का नियम, विसरण का नियम। तो ये आपके नियम होते हैं, गैस के नियम है, इनको ध्यान से समझेंगे कौन कौन से गैस के नियम आपके समझने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे गैस के नियम है, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुस-शाक का नियम, अवोगैड्रो का नियम, आदर्श गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम और ग्राहम का विसरण नियम। तो ये सारे के सारे गैसों के नियम माने जाते हैं। अब इनके बारे में समझेंगे इनमें से हम किन किन प्रॉपर्टी को, किन किन पैरामीटर्स को या किन किन गुणों को हम क्या है स्थिर रखते हैं और किन के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। तो वो इन सब के बारे में पता चलेगा और उसी के आधार पर आप इसमें से न्यूमेरिकल भी पूरे क्लियरली कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं सभी के नाम और आगे देखते हैं। सबसे पहला आएगा बायल्स का नियम। अब बायल्स के नियम में क्या होगा बस ये समझ लेना आपको, शॉर्ट है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है जो बायल का नियम कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि गैस या गैस की मात्रा व तापमान को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर रखा जाए। अगर गैस की मात्रा व तापमान को स्थिर रख दिया जाए तो गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या है कि गैस की मात्रा व तापमान को स्थिर रखा जाए तो गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो कैसे उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा बस ये समझना है। देखो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गैस का आयतन अगर V है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 जिसके दाब के P के। तो V रेसिप्रोकल P होता है आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्थिर रखा गया हमने, यानी कि मात्रा को और तापमान व मात्रा क्या रखी हमने, यहाँ पर स्थिर रखते हैं। तो स्थिर रखते हैं तो आपका ये संबंध निकल करके आता है और इसी आधार पर आप निकाल सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर यदि गैस का आयतन, यदि हम आयतन कितना मान ले, आयतन V1 रखा जाए तो दाब कितना होगा, दाब P1 होगा। और यदि आयतन V2 कर दे तो दाब कितना होगा, P2 माना जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी इसके अनुसार बनेगी कि यदि हम P1 लेते हैं तो ये क्या बनेगा, V1 प्रोपोर्शनल होगा 1/P1 के। ठीक है,
अब इसी के अनुसार इसको जब यहाँ पर हम लगाएंगे कि इसका कांस्टेंट बनाने के लिए V1 बराबर जब करेंगे, एक नियतांक आता है आपका V1 के इंटू 1/P1, तो ये आपका कांस्टेंट बनेगा, और बनेगा तो V1 और P1 बराबर K, तो ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाती है। तो इसको P1 V1 बराबर K भी कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी एक इस तरह से बन जाती है कि P1 और V1 दाब और आयतन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके नियतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इससे ऐसे इक्वेशन 1 बना सकते हैं। और दूसरी, यदि हम यहाँ पर आयतन को V2 मान ले और दाब को P2 मान ले, तो अब क्या होगा कि V2 बराबर होगा K इंटू 1/P2 और P2 V2 बराबर हो जाएगा K के। तो यहाँ से P2 V2 बराबर K के हो जाता है, तो ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से K और K को बराबर रख देंगे दोनों से, तो क्या बन करके आएगा आपका P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये आपका निकल करके यहाँ से संबंध आकर के निकल करके आ जाता है। तो यही आपका सिद्ध करता है बायल का नियम। तो बायल का नियम आपको यही रिलेशन आपको सिद्ध करेगा कि यदि किसी गैस का दाब हमने P1 रखा और आयतन V1 है, तो उसका जो दाब होगा P2 और आयतन V2 इनके बराबर होता है। तो यानी कि दोनों स्थितियों में दोनों के जो दाब और आयतन का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों स्थितियों में बराबर माना जाएगा। ये गैस का नियम आपका कहता है, बायल्स का नियम कहता है। यदि हम किसको स्थिर रखते हैं, उसकी मात्रा को और तापमान को स्थिर रखा जाता है, तब जाकर के आपकी ये कंडीशन निकल करके सामने आती है और ये आपका पूरा प्रूफ हो जाता है। इसमें आप कुछ भी थ्योरी लिख सकते हैं, जो भी मैंने लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है सेकंड नियम। इसको आप स्क्रीनशॉट लें और इसको उतारें। देखिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। दूसरा नियम कौन सा आता है आपका, इसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। तो दूसरा जो नियम आएगा आपका चार्ल्स का नियम है, इसको समझ लेना है, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम जो होगा आपका वो क्या करता है। अब चार्ल्स के नियम में आप क्या रखेंगे, यदि गैस की मात्रा व दाब को स्थिर रखा जाए तो क्या होगा, तो आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है। तो ये आप बता सकते हैं कि वो जो आपका आयतन होगा वो उसके तापमान के, गैस के तापमान के समानुपाती होगा। वो कब होगा, यदि आप गैस के मात्रा को और गैस के दाब को, इन दोनों को स्थिर कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो उसके बाद आपका जो आयतन होगा वो उसके तापमान के समानुपाती माना जाएगा। ये चार्ल्स का नियम कहता है। तो आपने माना कि जो आयतन है वो V है और तापमान T है, तो V प्रोपोर्शनल किसके कर देंगे हम, T के। तो V अपॉन T प्रोपोर्शनल किसके हो गया, K के, या इक्वल टू हम किसके रख देंगे, K के या नियतांक के। तो ये नियतांक होता है कांस्टेंट, इसके बराबर होगा। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं इसका रिलेशन। अब यहाँ पर यदि क्या करते हैं, यदि आयतन क्या रखा जाए, यदि आयतन V1, तो तापमान क्या होगा आपका, तापमान T1 होगा। और यदि आयतन को क्या कर दे हम, V2 कर दे, तो तापमान क्या हो जाएगा हमारा, T2 हो जाएगा। तो इसके आधार पर अब इससे हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं पूरा, दोनों कंडीशंस में, कि जब तापमान क्या होगा, आयतन क्या होगा, उसके आधार पर। तो यहाँ से निकालते हैं कि अगर यहाँ पर हम V1 रखे हैं तो इसमें क्या रखा जाए, अगर V1 रखा तो T1 रखा जाएगा बराबर K, इक्वेशन 1 बनेगी। और अगर V2 रखा, यहाँ पर T2 रखा बराबर K, इक्वेशन 2 बनी। दोनों को बराबर रख देंगे, K के बराबर है, ये भी K के बराबर, तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों का जो अनुपात होता है इस कंडीशन में, आयतन और टेम्परेचर या तापमान दोनों का जो अनुपात होता है वो दोनों स्थितियों में बराबर रहेगा। ये चार्ल्स का नियम कहता है, यदि उसकी मात्रा और दाब हम समान रखें। तो ये आपका रिलेशन निकल करके सामने आता है। तो इसको ध्यान से उतारेंगे, ये आपका चार्ल्स का नियम,
ठीक है। इसके बाद एक तीसरा नियम और समझ लेते हैं। देखिए गेलुशाक का नियम भी आ जाएगा आपका। देखिए तीसरा जो नियम है वो गेलुशाक का नियम, उसको कैसे समझते हैं, ठीक है, ऐसे ही आसान तरीके से समझ लेंगे। तो तीसरा है आपका गेलुशाक का नियम। गेलुशाक का नियम, इसे ताप दाब का नियम भी कहते हैं, का नियम। ओके, तो यहां तक आप इसको समझेंगे। अब इसमें होता क्या है गेलुशाक के नियम में, इसमें हम किसको स्थिर रखेंगे, तो स्थिर इसमें रखा जाता है मात्रा को व आयतन। तो मात्रा व आयतन को क्या कर देते हैं, इसमें स्थिर कर दें। तो यदि हम किसी गैस की मात्रा और उसके आयतन को स्थिर रख दें, स्थिर कंडीशन में कर दें, तो उसका जो ताप यानी कि दाब है, तो गैस का दाब किसके समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होगा, समानुपाती होता है। तो यानी कि दाब तापमान के समानुपाती होगा। तो P किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, और P अपॉन T बराबर K हो जाएगा नियतांक के। तो ये हो गया आपका। तो यानी कि अब यहां से आपका ये निकल करके आया। और यदि आप दाब क्या रखते हैं P1, तो तापमान T1, और अगर दाब P2 करेंगे तो तापमान T2 हो जाएगा। अब इसके बाद इससे जो रिलेशन निकलेगा, तो P1/T1 बराबर के, P2 अपॉन T2 रखा बराबर के, तो दोनों स्थिति में समान होंगे। अब इन दोनों को बराबर रख दें, P1/T1 बराबर P2/T2। तो हमने क्या कर दिया, इस के और के बराबर है तो इसको और इसको बराबर रख दिया, तो P1/T1 बराबर P2/T2। तो दाब और तापमान का जो आयतन पहली कंडीशन में अनुपात, वही दूसरी कंडीशन में भी आपका दाब और तापमान का अनुपात सेम रहता है। तो ये कहता है आपका गेलुशाक का नियम कहता है। तो इतनी कंडीशन है, बस आपको ये समझ करके रखना है कि क्या स्थिर रखेंगे और किस में हमें संबंध निकालना है इस नियम के अनुसार। तो ये नियम आपको ये बताते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अब आपका क्या आता है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं इसके बाद कौन सा अवोगाद्रो का नियम। इसके बाद आपका आएगा फोर्थ नंबर का अवोगाद्रो का नियम। तो एवोगाद्रो का जो नियम है वो क्या कहता है आपका, ये ध्यान से समझेंगे। तो इसमें कहा कि यदि हम ताप व दाब, गैस के ताप व दाब को स्थिर रख दें, तो किसको स्थिर रखना है, इसमें रखना पड़ेगा आपका ताप व दाब को हम स्थिर रखें। तो अगर इनको स्थिर रखा तो किस किस के बीच में आएगा संबंध आपका, यानी कि आपका जो मात्रा है, यानी कि आयतन किसके समानुपाती होता है, मात्रा के। तो उसकी जो मात्रा है उसके समानुपाती आपका आयतन होता है। आयतन V प्रोपोर्शनल N के होता है। तो V/N बराबर K कह सकते हैं, ठीक है, नियतांक बनेगा। तो इसी तरीके से अब आप इसमें क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि V1 यदि आपकी V1 है तो ये जो मात्रा होगी N1 होगी, अगर आयतन V2 है तो मात्रा N2 होगी। तो यहाँ से V1/N1 बराबर K, V2/N2 बराबर K, दोनों को बराबर रख देंगे, V1/N1 बराबर V2/N2। तो ये रिलेशन आपका निकल करके इसमें आ जाता है मोल की मात्रा के रूप में, कि आपकी मात्रा कितनी है, इसे कहते हैं मोल मात्रा, ठीक है। तो ये आपकी मात्रा इसमें निकल करके सामने आ जाती है। और आप इसमें देखते हैं कि जैसे इसको जो मात्राएं होती है इसको मोल में निर्धारित करते हैं, मोल में बताते हैं। तो ये मोल में होता कैसे है, तो यानी कि आपके जो मोल की मात्रा होती है, यानी कि जो आपका एक मोल जो होता है वो आपके द्रव्यमान के बराबर होता है, जो आपका परमाणु का द्रव्यमान होता है, जो परमाणु या अणु का परमाणु भार या द्रव्यमान होता है, उसी के बराबर आपका जो एक मोल माना जाता है। तो एक मोल में अगर आपकी संख्या पूछे कि एक मोल कितने के बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6 पॉइंट या एवोगाद्रो नंबर 6.022 × 10⁻⁴ परमाणु,
यानी कि इतने एक मोल में अगर पूछा जाए कितने परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, या इन्हीं कहते हैं आपके एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या भी इन्हीं माना जाता है आपका। ये ध्यान से आपको समझना है कि एक मोल में कितने एवोगैड्रो संख्या होती है, कितने परमाणु होते हैं, यानी कि इतने परमाणु कितने के बराबर होंगे, एक मोल के बराबर माने जाते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये पूरे आपके एवोगैड्रो का नियम तक कंप्लीट हो चुका है। इसको इतना आप ध्यान से इसको समझेंगे और बस आज इतना करते हैं और नेक्स्ट आपका कल करें।